हरिओम हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अन्य वंचित वर्ग से संबंधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। अन्य वंचित वर्ग का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। ऐसा वर्ग, व्यक्तियों का ऐसा समूह या ऐसा वर्ग जो समाज के विकास की मुख्य धारा से किसी कारण से अलग हो गया है, या गरीबी के कारण से, या जाति के कारण से, या धर्म के कारण से, या समाज में बहिष्कृत होने के कारण से, या अनाथ होने के कारण से, क्योंकि उसका कोई दायित्व तो नहीं लिया। अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसे समूह, ऐसे व्यक्तियों का ऐसा समूह, ऐसा वर्ग जो समाज के विकास से या समाज में मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय व्यवहार से, या समाज में अन्य युद्ध के कारण से या अन्य जातियों के कारण से समाज से वह बहिष्कृत कर दिया गया है, या समाज की मुख्य विकास की धारा से नहीं जुड़ पाया है, या समाज की मुख्य शिक्षा से नहीं जुड़ पाया है, या समाज की सार्वजनिक सुविधाओं से नहीं जुड़ पाया है। ऐसे वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? वंचित वर्ग। सामान्यतः अगर हम बात करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो एससी अनुसूचित जाति जो होती है, एससी, यह भी वंचित वर्ग था। क्या था? समाज में जो सुविधाएं थी इसका यह उपभोग पूरा पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता था, या बहुत नहीं मात्रा का ही उपयोग कर पाता था। एसटी अनुसूचित जनजाति, यह भी क्या है? समाज से वंचित वर्ग, यानी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। ये आज अलग बात है कि आज क्या स्थिति है, मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। तो ऐसे वंचित वर्गों को इतना बहिष्कृत थे कि ये लोग कि सार्वजनिक कुआं पे पानी नहीं पी सकते थे, हैंडपंप नहीं छू सकते थे, सार्वजनिक सेवाओं का उपभोग नहीं कर सकते, अर्थात इनका एक जंगली जीवन हो गया था। ये अलग बात है कि जाति के कारण से हुआ, कि धर्म के कारण से हुआ, या शोषित होने के कारण से हुआ, या अन्य अनेक कारण हो सकते। उसी तरह से अगर हम बात करें, भिखारी भी क्या है? वंचित वर्ग में ही आता है। इसका भी कोई वारिस नहीं होता, ये भी समाज से कट करके एक मरा सा जीवन, यानी मुर्दा शरीर जिंदा होके चलता रहता है। ये भी वंचित वर्ग के अंदर। चांडाल भी आते हैं जो मरे हुए जानवरों के द्वारा या जंगली जीवन में अपना पूरा ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जिनको कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्रमजीवी, जो बालक अपने से श्रम करके जीते हैं, अनाथालय में जो बच्चे हैं, ऐसे वर्ग के लोग क्या होते हैं? वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के वंचित वर्ग का तात्पर्य ऐसे जनसमूह से है, या व्यक्तियों की ऐसी अवस्था से है जो समाज की मुख्य विचारधारा से, समाज के मुख्य विकास के स्वरूप से, समाज के मुख्य शिक्षा से, समाज के अंतर्गत होने वाले कल्याण से वंचित रह गया हो, दूर रह गया हो, छूट गया हो, ऐसे लोग वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए, किन किन बातों को ध्यान में रख करके किया जाए, उसी को हम इस वीडियो के अंतर्गत व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें वंचित वर्ग, जहाँ वंचित वर्ग की संख्या अधिक है वहाँ पर क्या करना चाहिए? स्थानीय बेसिक शिक्षा का विद्यालय स्थापित कर देना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ने की अनुकूल व्यवस्था कैसे दें, पढ़ने की अनुकूल शिक्षण गतिविधि दें, पढ़ने की या शिक्षण की अनुकूल गतिविधि दें, शिक्षण की भी अनुकूल गतिविधि, पाठ्यक्रम भी उनके अनुकूल बना दिया जाए, ताकि वो हर चीज़ों को अपनी भाषा, अपनी दृष्टिकोण के आधार पर धीरे धीरे सीख सके। तो उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्या है, तो व्यवस्था से संबंधित नहीं। अरे जब कोई व्यवस्था होगी तब ना कोई चीज़ पढ़ाएंगे। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन सिर्फ शिक्षक का ही काम थोड़ी नहीं होता, इसमें शासन व्यवस्था भी तो लगी हुई है। क्योंकि शिक्षक यदि कह दे कि आप बहुत हाईएस्ट आपका नंबर है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर वही मूल्यांकन सरकार द्वारा कर दिया जाए तो दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए इसको मैं शामिल कर रहा हूँ। इसमें आप उल्टा सीधा न सोचें। स्थानीय बेसिक शिक्षा यानी स्थानीय स्तर 1 से 8 तक, जहाँ उनकी संख्या अधिक है, जिस गांव पे, जिस स्थान पे, वैसी पर क्या करना चाहिए? कम से कम 8 तक का शिक्षा व्यवस्था कर देनी चाहिए। बेसिक का मतलब प्राइमरी होता है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल तक इसको पूरा माना जाता है। तो एक प्रकार से बेसिक स्थानीय शिक्षा व्यवस्था कर देनी चाहिए, उसी स्थान पर कर देना चाहिए, ताकि वे बालक
जो कभी किताब नहीं देखे हैं ना पिताजी जी से सीख सकते हैं, वे बालक भी धीरे धीरे उस अपना नामांकन करा करके पढ़ने की मुख्य धारा से जुड़ सकें। यह भी एक प्रकार का क्या है, पाठ्यक्रम उनको। दूसरा है आवासीय विद्यालय। ऐसे बालक जो बहुत गरीब तबके के हैं, ऐसे बालकों के लिए आवासीय विद्यालय सुविधा हो कि वो जिस स्थान पर या दुर्गम स्थान हो या कोई विशेष समस्या, जैसे अनाथालय वाले बच्चे, ऐसे बहुत क्रिटिकल स्थिति में क्या करना चाहिए, आवासीय विद्यालय देना, जहाँ पर वो 24 घंटा रहे, सरकार उनको पढ़ाए लिखाए। तो आवासीय विद्यालय होने कारण से वो धीरे धीरे हाँ सब चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे बालकों के लिए जो वंचित वर्ग होते हैं अत्यंत गरीब ही होते हैं, अत्यंत गरीब ही वर्ग वंचित वर्ग में आता है, अगर मोटी मोटा के हिसाब से बात करें। तो ऐसे बालकों को अगर आवासीय विद्यालय दे दिया जाता है तो 24 घंटे उनका जो है एक शिक्षक की निगरानी में या शिक्षक के देख रेख में या शिक्षक के संरक्षक के अंतर्गत उनकी शिक्षा व्यवस्था को हम उनको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, अर्थात उन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए मातृभाषा में ही शिक्षा देना अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसे बालक दूसरी भाषा में पहले जल्दी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए पहले मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए, साथ ही बेसिक में तो मातृभाषा, साथ में कोई अन्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा कुछ भी हम उसको जोड़ सकते हैं, या साहित्यिक भाषा या व्याकरण की भाषा, हम क्या है व्याकरण से युक्त भाषा जोड़ सकते हैं, यानी साहित्य को भी हम जोड़ सकते हैं। पहले मुख्य भाषा उसकी क्या है, मातृभाषा में उसे शिक्षा व्यवस्था दी जाए। अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षण। ऐसे बालक मान लीजिए किसी तरह से अगर 8 तक पढ़ ही लेता है तो ऐसे बालकों को इसी प्रारंभ से ही इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसमें किसी कौशल कला, चित्रकारी, पेंटिंग, बढ़ईगिरी या फिर ये कहें किसी चीज़ का प्रशिक्षण हम दे सकते हैं, कताई बुनाई कढ़ाई से संबंधित, और भी छोटे टोकरी बनाना, लिफाफा बनाना, कागज़ का वो जो है कागज़ का जो है वो खिलौना बनाना, ये सब अनेक चीज़ों का हम उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, ताकि अगर ये बालक को इससे अधिक पढ़ने का अवसर न मिला या मौका न मिला या उसकी आर्थिक स्थिति न हो तो अभी आत्मनिर्भर हो सके। अगला है अनुदान एवं छात्रवृत्ति। अनुदान का मतलब सरकार जो है ऐसे बालकों के लिए बिल्डिंग व्यवस्था के लिए या शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए क्या करे, अनुदान दे, साथ में ऐसे बालकों के लिए छात्रवृत्ति भी दे। देखिए हमारा भारत सबसे मिलके बना है। ये अगर कोई कहता है कि गरीब गरीब रहे, ST SC बने रहें, तो वह उसकी गंदी सोच है, क्योंकि भारत अगर सबसे बना है तो सबका कल्याण होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग देश को लूट खाएं और कुछ वर्ग बेचारे खाए बिना मर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जब कल्याण की ही सर्वोपरि सिद्धांत है तो फिर कल्याण में उनका भी कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं तो बस चेहरे से ही मतलब है, ऐसा नहीं है। चेहरे की अपना स्थान है, हाथ पैर का अपना स्थान है, आपके कर्म का अपना स्थान है, आपके उत्तम व्यवहार का अपना स्थान है। इसीलिए लोकतंत्र के अंतर्गत सबका विकास, सबका कल्याण होना चाहिए। इसलिए वो गलत सोच वाले क्या करेंगे, अनपढ़ ऐसे बालकों के लिए छात्रवृत्ति भी देना चाहिए। छात्रवृत्ति से क्या होगा, जो मेधावी छात्र हैं वे अपने समुदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, प्रेरणा का काम करेंगे, ताकि वे छात्र जो है अपने जीवन में अन्य विद्यार्थियों की तरह विभिन्न क्षेत्रों में सफल होकर के अपने क्षेत्र के लिए या अपने वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे, तो विकास होगा। सच पूछो तो अगर इन सभी वर्गों का अगर विकास ही करना है तो मुख्य रोजगार दे देना, लेकिन चूंकि ये टॉपिक रोजगार के अंतर्गत आएगी नहीं, रोजगार इसमें शामिल करना गलत है। अगर सरकार रोजगार दे तो खुद अपने आप विद्यालय खुल जाएंगे, सब लोग पढ़ लेंगे, लेकिन समस्या है रोजगार की। परंतु फिर भी हम रोजगार की बात इसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था से ही संबंधित बात करना उचित होगा। अगर हम बात करें तो छात्रवृत्ति से क्या होगा, एक प्रकार से उनका उन्नति होगा, प्रगति होगा, सफलता होगा, रोजगार होगा, आय स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, उसके जीवन में उन्नति हो जाएगी। तो ये सब क्या करेंगे, उस जाति या वर्ग के लिए प्रेरणा का या प्रारंभिक शिक्षा का आधार बन जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का जो है हमारा पाठ्यक्रम अनुकूलन है, क्योंकि बिना इसकी व्यवस्था के वो अपने शैक्षिक स्तर को आगे नहीं ले जा सकता या प्रतिस्पर्धा के स्तर पर नहीं ले जा सकता। इसलिए यह भी एक प्रकार से पाठ्यक्रम के अनुकूल ही उसको व्यवस्था दे करके अधिगम कराने पर बल देता है। इसलिए यह भी चीज़ पाठ्यक्रम अनुकूलन का ही भाग है। सामाजिकरण की प्रवृत्ति, ऐसे बालक बड़े दबे कुचले होते हैं, बड़े डरपोक होते हैं, उच्च वर्गों से डरते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते, बोल नहीं पाते, अपने हक की बात नहीं कर पाते। ऐसे बालक क्या होते, बहुत दबे कुचले होते हैं,
किसी चीज़ को व्यापक रूप से समझने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए या सामूहिक रूप से अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए लड़ने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए हमें समाज के नियम, कानून, व्यवहार, प्रवृत्ति, कार्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रिया इत्यादि में उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाग अवश्य उसे दिलाना चाहिए ताकि वह बालक समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, समाज की मुख्य विचारधारा से, समाज की मुख्य आवश्यकता से, समाज के मुख्य सिद्धांत, मूल्य, आदर्श, परंपरा, नियम, कानून, व्यवस्था, उपयोग, लाभ, हानि, दाव पेच, ये सब को सीख सके, अर्थात समाज के अनुरूप बन सके, ताकि वह भी मुख्य धारा से जब जुड़ेगा तब अपने से संबंधित जाति या वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ेगा, जिससे उसका विकास होता चला। अगला जागरूकता। ऐसे लोगों को, वंचित वर्ग लोगों को शिक्षा के प्रति, उनकी योग्यता क्षमता के प्रति एक प्रकार से जागृति फैलाना चाहिए कि आप इस लायक हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी योग्यता ऐसी, इस क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो ज़्यादा उन्नति प्रगति होगी। यानी उनको जागरूकता, उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में भी जागरूकता, क्योंकि हर आदमी अपने आप में स्पेशल होता है, तो वो जो विशिष्ट उसके अंदर योग्यता है उसके प्रति उसके अंदर जागृति करें, जिज्ञासा उत्पन्न करें, प्रयास करें, अवसर उपलब्ध कराएं या उस क्षेत्र में उसे जाने के लिए प्रेरित करें। एक प्रकार से ही हुआ। सामूहिक जागरूकता का मतलब अभियान चलाएं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलता है। उसी तरह से जो है उसका क्या बोला जाता है, काउंसलिंग के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभियान चला करके उन्हें विद्यालय में दाखिला कराना चाहिए। यह भी एक प्रकार का क्या है, उनके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। जब आएंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। आगे बाल केंद्रित शिक्षा। ऐसे बालक बहुत दबे कुचले वर्ग या स्थान या शिक्षा के क्षेत्र में, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो गरीब वही होता है जिसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो गरीब नहीं हो सकता, ये परम सत्य है। ऐसे बालक जो है गरीब होते हैं, साधारणतः उनके पास बुद्धि की क्षमता कम होती है। तो ऐसे बालकों को पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम पूरा का पूरा थोप दिया जाए, बल्कि उनको पाठ्यक्रम को सिखाने की प्रवृत्ति उनके योग्यता, क्षमता या सीखने की गति के आधार पर होना चाहिए। अध्यापक अगर उदाहरण भी दे तो उन्हीं के समाज से दे, उनके आसपास के वातावरण परिस्थिति से दे। सिखाए पढ़ाए तो उनकी मातृभाषा में सिखाए। उनके सीखने की गति के आधार पर अगर वो सिखाता है तो धीरे धीरे उस पाठ्यक्रम के अनुकूल उनको अधिगम कराने में सफल हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर या शिक्षण पर अधिक बल देना चाहिए। तब ये सब क्या कराता है, गतिविधियाँ पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाती है। पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाती है। यहाँ हम पूरा का पूरा विषय पर ही नहीं हम बात कर सकते, क्योंकि ऐसे बालक विशेष परिस्थिति से आते हैं। इसीलिए शिक्षण अधिगम की संपूर्ण व्यवस्था के आधार पर ही हम उसे एक सही दिशा में ले जा सकते हैं या सही दिशा में प्रेरित करके उसे अधिगम करा सकते हैं। तो ये जो समस्त गतिविधियां हैं ये सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन का ही भाग हैं, इसीलिए इसे पाठ्यक्रम अनुकूलन ही कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो समाज से वंचित वर्ग है उस वंचित वर्ग के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय किन किन शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर बल दिया जाए, इसको आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।